हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। उसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में अपने बताया था कि जुलाई के महीने में थोड़ी सी मेरे पास कुछ प्रोफेशनल वर्क की कमिटमेंट होती है। तो उसकी डेडलाइन थी 31 जुलाई। तो खैर, मैंने अपनी तरफ से वो सारे काम अपने निपटा लिए, जितना हो सका मुझसे, जितनी तेजी से हो सका मैंने करा। और अब मैं आपके क्लासेस के लिए वापस आ गया। तो पिछले लेक्चर तक बच्चों हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। मैंने आपको बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सिखाया था। उसमें आपको मैंने दोनों तरह की प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन और बैलेंस प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू में जब क्वेश्चंस बनते हैं वो बैलेंस प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो हमको जरूरी है कि बैलेंस प्रेजेंटेशन आता हो, लेकिन अगर आपको आंसर निकालना है तो उसके लिए आप प्लस माइनस प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। तो एनीवे, आपको एक आध क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूं। एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 25। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 से शुरू करेंगे। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बैलेंस प्रेजेंटेशन ही फॉलो करता है। तो मैं आपको दोनों प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। प्लस माइनस से आप कैसे आंसर निकाल सकते हो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, और फिर मैं उसका बैलेंस प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। उसमें हमने जो भी बातें पिछले क्लास में करी थी, जो मैंने आपको समझाई थी, वो भी एक बार हम लोगों की रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आओ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 25। पेज नंबर आप देख लेना भाई, पेज नंबर आपका होगा 72। तो दिस इज ऑन योर पेज नंबर 72 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। तो देखो, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मेसर्स रमेश एंटरप्राइजेस प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट देख लो। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेट भी चेक कर लेना, 31 मार्च 2021। तो आपके पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 88,000 रुपीज का। तो मैंने आपको बच्चों क्या सिखाया था, एक बार आप फटाफट से याद कर लो भाई, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर आप प्लस माइनस अप्रोच से काम करते हो तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट आपको माइनस कॉलम के नीचे लिख के फिर आपको नॉर्मली प्रोसीड करना होता है। लेकिन मैंने कहा था, अगर बैलेंस प्रेजेंटेशन फॉलो करना चाहते हो और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है। आपको पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस नॉर्मली लिखना पड़ेगा, और फिर आपको नॉर्मल सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी एडजस्टमेंट का प्लस होगा, कौन सी का माइनस होगा, और बैलेंस प्रेजेंटेशन में उसको उल्टा करना होगा। यानी अगर आपके नॉर्मल थिंकिंग से अगर प्लस आ रहा है तो आपको वो लेस करके दिखाना होगा। आपकी नॉर्मल थिंकिंग से अगर माइनस आ रहा है तो आपको ऐड करके दिखाना होगा। इसके पीछे का रीजन भी बच्चों लास्ट क्लास में बता दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो आई वुड एडवाइज यू कि आप एक बार मेरे लास्ट लेक्चर जरूर देखना, वो काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने उसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन भी वैसे बताया था। राइट, सिंपल मैथमेटिकल रीजन ये था कि प्लस माइनस में हम लोग माइनस साइन को लेके चलते हैं, जबकि बैलेंस प्रेजेंटेशन में माइनस साइन को इग्नोर करके चलते हैं, इसलिए उल्टा चलना पड़ता है। तो मैथमेटिकल रीजन है, आंसर दोनों में सेम आता है। लेकिन एमसीक्यू में क्वेश्चन बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनता है। अगर वो कोई भी एडजस्टमेंट डालेगा और पूछेगा बताओ इस एडजस्टमेंट को ऐड करना है, लेस करना है, क्या करना है, तो वो हमेशा बैलेंस प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। इसलिए जरूरी है कि आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन भी आता हो। चलो जी, तो बच्चों एक काम करते हैं, अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम लोग साथ साथ ही करते हुए चलेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021, डेट हमारी ये है। तो आपको याद होगा मैंने आपको पूरा बताया था कि कैसे काम करना होता है। तो ये रहा पर्टिकुलर्स, ये रहा हमारा प्लस का कॉलम, ये रहा हमारा माइनस का कॉलम। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और जरूरी क्या है कि हमें कहां लिखना है, माइनस के नीचे लिखना है। तो भाई ये कितना था, 88,000। तो ये हम लिखेंगे 88,000 माइनस के नीचे, रीजन बीइंग क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, ये आपको माइनस के नीचे ही लिखना है। अब बस नॉर्मल सोचना है। याद है ना भाई, हमारा क्या फंडा था, राइट हैंड हमारा कैश बुक था, लेफ्ट हैंड हमारा पासबुक था। अब हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो कैश बुक में आने वाले हैं। तो अब हमें लेफ्ट हैंड को मूव करना है राइट हैंड तक, हमें लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे मिलाना है। बस इतना सिंपल हमारा काम है। आओ करते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट, तो ए पॉइंट तो चलो बैलेंस था, ये हमने पढ़ लिया। अब बी पॉइंट पढ़ना। कह रहे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 58,000। हमने टोटल 58,000 रुपीज के बैंक में चेक जमा करे
बट ओनली 20,000 वर क्लियर्ड टिल 31 मार्च 2021। 31 मार्च तक 20,000 के चेक ही जमा हो पाए, यानी हमारी पासबुक में आउट ऑफ 58,000 से 20,000 के चेक ही आ पाए, बैलेंस 38,000 नहीं आ पाए, बैलेंस 38,000 के चेक आपके नहीं आ पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, सोचना, आपको बहुत कॉमन सेंस लगाना है बच्चों। एक स्टूडेंट ने लिखा था सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा, रटने जाओगे तो कभी नहीं समझ आएगा, थोड़ा सोचो। मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूं और हर चीज का लॉजिक बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तभी समझ आएगा बच्चों। मत ये उम्मीद करना कि कोई प्रोफेशनल एग्जाम में आपको सब थाली में परोस के मिलेगा। भाई प्रोफेशनल एग्जाम है तो यू शुड बी रेडी फॉर चैलेंजेस। तो इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा चैप्टर, और थोड़ा सा एफर्ट डालना। भाई एफर्ट डालोगे तभी तो आपको फल मिलेगा। तो बहुत सीधी बात है, देखो मैंने 58,000 का चेक जमा किया तो मैंने अपनी कैश बुक पूरी 58,000 से बढ़ा दी होगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 का चेक ही जमा हुआ, तो मेरी पासबुक 20,000 से ही बड़ी होगी। तो मिसमैच दिख रहा है आपको, कैश बुक 58,000 से बड़ी, पासबुक 20,000 से बड़ी, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 38,000। तो अब मुझे इस डिफरेंस 38,000 के डिफरेंस को मीट करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक आना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से ऊपर करना पड़ेगा, सिर्फ वो 38,000 से। समझ आ गया। तो अब ये मेरा प्लस आइटम बन जाएगा 38,000। तो देखो इसको लिखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ये मैं प्लस आइटम के नीचे यानी प्लस के नीचे लिख दूंगा 38,000। अब यही काम देखो बैलेंस प्रेजेंटेशन में चलेगा तो उल्टा होगा। तो मैं काम करूं, मैं आपको साथ साथ दिखाते हुए चलूं, स्टडी मटेरियल हम बैलेंस प्रेजेंटेशन भी मिलाते हुए चलते हैं, तो आपको हाथ क्या नजर आती रहेगी कि अगर बैलेंस प्रेजेंटेशन में चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप चेक कर लेना। देखो मैं आपको सीधा अमाउंट दिखाते हुए चलूंगा, तो ये देखो हम इसको कलर करते हुए चलते हैं। ये रहा देखो 38,000 माइनस हो रखा है क्योंकि उल्टा चलना है, यही मैंने आपको सिखाया, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, चेक इशूड 25,000, 38,000, 20,000। तो हमने टोटल महीने में इतने रुपए के चेक जमा करे, जमा नहीं करे सॉरी, इशू करे पेमेंट के लिए। इन सब का टोटल कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, ये टोटल हमने चेक पेमेंट के लिए इशू करे हुए। द चेक ऑफ ₹58,000 इज स्टिल विद द सप्लायर। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अब ये पॉइंट में ये अमाउंट की रेलिवेंस खत्म हो गई, मुद्दे की बात, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दी, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि इनमें से 58,000 रुपीज का जो चेक है वो अभी भी सप्लायर के पास है। यानी मैंने सप्लायर को 58,000 का चेक दे तो दिया पेमेंट के लिए, लेकिन सप्लायर ने अभी उसने अपने अकाउंट में जमा नहीं करा है। समझ आ गया। ऊपर वाले पॉइंट में इनडायरेक्ट दे रखा था तो मुझे वो 38,000 माइनस करके दिखाना पड़ा, यहां उसने डायरेक्ट ही बता दिया कि कितना चेक अभी जमा नहीं हुआ। समझ आ रहा है। तो अब फिर वही बात है, चेक मैंने इशू करा पेमेंट के लिए, अब सिर्फ हम 58,000 की बात कर रहे हैं, तो मैंने अपना कैश बुक कम करा, पासबुक कम नहीं हुआ, तो अब मुझे पासबुक को कैश बुक से लाना है, तो मुझे लेफ्ट हैंड क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। तो यानी ये माइनस आइटम में हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको ही बोलते हैं हम लोग चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये हो गया आपका 58,000 माइनस में। तो अब देखो चेक करते हुए चलना, हमारे बैलेंस प्रेजेंटेशन में उल्टा हिसाब होगा, ये ऐड हो रहा होगा। तो मैं आपको यहां से दिखाते हुए चलता हूं। तो देखो 58,000 यहां पे ये ऐड होते हुए चल रहा है, सिंपल। ठीक है, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी है, हालांकि उसके पीछे लॉजिक भी है, लॉजिक भी बता चुका हूं, लेकिन मुझे पता है लॉजिकली सोचने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी है कि पहले नॉर्मल सिनेरियो में सोचो, नॉर्मली प्लस होगा या माइनस होगा, और उसका उल्टा कर देना बैलेंस प्रेजेंटेशन में। कब, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वरना ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो डी पढ़ो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 12,500, ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि एरर का पॉइंट है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 12,500 wrongly entered as 15,200 in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो डिविडेंड आया तो पासबुक भी बड़ी, कैश बुक भी बड़ी। एक्चुअल डिविडेंड 12,500 से आया तो वही हाथ ले आओ अपने, तो मेरा पासबुक तो 12,500 से ही बढ़ा, लेकिन मैंने गलती से अपनी कैश बुक में ये 15,200 डाल दिया, यानी मैं एक्सेस पैसा डाल दिया, मैंने अपना कैश बुक थोड़ा एक्सेस बढ़ा दिया 15,200। कितना का एक्सेस बढ़ा दिया सर, डिफरेंस भी देख लो, 15,200 माइनस 12,500, तो डिफरेंस है सर 2,700 रुपए का।
तो इसका मतलब मेरी कैश बुक में 2700 रुपए फालतू आ गया। पासबुक के कंपैरिजन में मेरी कैश बुक 2700 रुपए फालतू ऊपर चली गई। तो अब मुझे कैश बुक को मतलब पासबुक कैश बुक तक लाना है, तो मुझे अपनी पासबुक को भी 2700 रुपए के फालतू अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये प्लस आइटम बन जाएगा 2700 रुपीज का। चलो, डिविडेंड wrongly entered in कैश बुक। ठीक है, हालांकि मुझे पता आपके इसके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर्स के नीचे क्या लिखना है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर्स में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, अब अगर हमने प्लस माइनस में इसको प्लस किया है तो बैलेंस में क्या कर रहे होंगे, इसको माइनस ही कर रहे होंगे ना। तो चेक कर लो भाई, देख लो, ये रहा, सारी चीजें हमारी मिल रही हैं और फाइनल आंसर भी मिलेगा, उसकी भी कोई गारंटी मतलब कोई टेंशन नहीं है आपको, अगर आप सही सही सोचोगे तो। फटाफट नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 20,000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। तो पहले इसका मीनिंग समझना बच्चों, कि मैंने एफडी से अपने करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे। तो अब आपको थोड़ी जनरल नॉलेज होना भी जरूरी है कि एफडी क्या है, करंट अकाउंट क्या है, एक सेविंग्स अकाउंट होता है। तो बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है ना बच्चों, उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है ना, उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। वही जो हम अपना पर्सनल बैंक अकाउंट चलाते हैं, जिससे हम लोग अपना एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं या जिसपे हम यूपीआई चलाते हैं, उसको सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। वो बिजनेस के लिए नहीं होता, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट होता है। अब उसके पीछे कारण है, सेविंग्स अकाउंट में हर बैंक कुछ लिमिट डालता है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस की, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की। अब बड़े बिजनेसेस में क्या है कि बड़े बिजनेसेस में बहुत सारे बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अगर बड़े बिजनेसेस सेविंग्स अकाउंट खोलने लग गए तो उनकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम कर सकते हैं, अमाउंट कम कर सकते हैं। अब रिलायंस जैसी कंपनी एक दिन में सोचो कितने अमाउंट ऑफ सैलरी डिस्बर्स करती होगी, कितने सारे इंप्लॉइज काम करते हैं रिलायंस में, और इतना सारा अमाउंट ऑफ सैलरी उन्हें एक बार में एक दिन में करना पड़ता होगा, ट्रांसफर करना पड़ता होगा। तो अगर वो करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे तो उनकी वो लिमिट हो जाएगी, वो सारा टोटल अपना ट्रांजैक्शन ढंग से कर नहीं पाएंगे। इसलिए बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलता है। तो करंट अकाउंट मतलब हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट, जिसके रिस्पेक्ट पे हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। हम अपना जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो हम कैश बुक में बैंक अकाउंट हम डाल रहे हैं या जो हम पासबुक चेक कर रहे हैं, सब करंट अकाउंट की, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट नहीं होता, वो हमारे प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल अकाउंट होता है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट, वो आपको उसका पर्सनल एसेट है। एफडी भी जनरली पर्सनल एसेट की तरह ही मानते हैं हम लोग। वो हो सकता है कि बिजनेस भी अपने नाम से एक एफडी खोल ले, वो अलग बात है, बट एफडी अपने आप में एक सेपरेट अकाउंट है अदर देन करंट अकाउंट। तो अब यहां कहानी समझना क्या हुई है, हमने एक दूसरे एफडी से अपने मेन करंट अकाउंट, मेन बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करा 20,000 का। अब ये ट्रांसफर हमारी सिर्फ पासबुक में आया, हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करा हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो इसका अब इफेक्ट समझो, सिंपल इफेक्ट है इसका। हमारी पासबुक बढ़ गई होगी, हमारी पासबुक बढ़ गई होगी, कितना अमाउंट है, 20,000 है, 20,000 से पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब हमें पासबुक से कैश बुक में आना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे करेंगे, कम करेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो बस अमाउंट ट्रांसफर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो क्या करना है, ये माइनस करना है 20,000 से। अब प्लस माइनस अप्रोच में माइनस किया तो बैलेंस में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, उल्टा चलना है। तो चेक करते हो, चलो बैलेंस प्रेजेंटेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको उल्टा ऐड कर रहे हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 9300 वाज डेबिटेड बाय बैंक इन बैंक पासबुक एंड इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 3 अप्रैल। तो बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, हमारे अकाउंट से काट दिया 9300 रुपीज का, लेकिन हमको उन्होंने 3 अप्रैल को ही बताया। तो उन्होंने जब हमें 3 अप्रैल को बताया तो हमने तो अपनी कैश बुक में 3 अप्रैल को रिकॉर्ड किया होगा। बीआरएस हम लोग कब मना रहे, 31 मार्च को, 3 अप्रैल से पहले, यानी 31 मार्च को। इसकी वजह से मिसमैच हो गया कि बैंक वाले तो इंटरेस्ट काट चुके, लेकिन हमने 31 मार्च तक ये इंटरेस्ट कैश बुक में नहीं डाला। तो फिर वही बात है, पासबुक तो कम हो गई 9300 से, कैश बुक नहीं हुई। तो पासबुक को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड हिलाना है आपसे, राइट हैंड को तो मूव ही नहीं करना।
लेफ्ट हैंड को राइट हैंड तक लाना है अब आपको, तो लेफ्ट हैंड को ऊपर ले आओगे राइट हैंड तक, सिंपल। तो ये 9300 रुपीज प्लस आएगा, 9300 रुपीज प्लस आएगा, तो इसमें लिख लो एक मिनट बचो, एक सेकंड। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, कहां करना है हमें, प्लस में करना है, 9300, 9300 इज है ना, यस 9300। ठीक है, अब यहां प्लस में किया है तो बैलेंस में क्या कर रहे होंगे, माइनस में कर रहे होंगे, देखो बैलेंस प्रेजेंटेशन में उल्टा 9300, सो सिंपल। ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ लो। सेकेंड लास्ट पॉइंट में कह रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेसर्स नबीन ट्रेडर्स, हमारा कोई डेटर होगा, कस्टमर होगा, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया 4000 रुपीज, नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो अगेन एक डायरेक्ट डिपॉजिट है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा बट पासबुक में आ रहा है, तो बड़ा सिंपल है, पासबुक बढ़ गया हमारा, लेफ्ट हैंड बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ा क्योंकि वो नहीं रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में, तो अब लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, कैश बुक तक ले आएंगे, तो ये माइनस आइटम बन जाएगा। तो लिख लो इसको, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो ये माइनस आइटम में लिख देंगे, कितना अमाउंट था ये 4000। और वही बात है भाई, वही बात है, अब यहां माइनस आइटम में लिखा है तो बैलेंस प्रेजेंटेशन में क्या करना है, इसको ऐड करना है, बैलेंस प्रेजेंटेशन में ऐड करना है, देखो ये रहा 4000, सिंपल। और लास्ट पॉइंट देख लो, लास्ट पॉइंट कह रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स 12000 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन पासबुक ओनली। तो बैंक वालों ने कुछ पेमेंट हमारी तरफ से कर दी तो पासबुक कम कर दिया, परंतु हमने कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि उसने बोला सिर्फ पासबुक में ही नजर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड नीचे कर दिया, राइट हैंड नीचे नहीं करा, तो अब लेफ्ट हैंड को ऊपर कर देंगे बस, यानी प्लस आइटम बन गया। तो यहां लिख दो कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय बैंक। ठीक है, कितना अमाउंट था ये सर, ये था 12000। तो क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके आना है 12000 प्लस आइटम, और बैलेंस प्रेजेंटेशन में क्या होगा, माइनस होगा सर, उल्टा बैलेंस प्रेजेंटेशन में माइनस होगा, चेक कर लेना, ये रहा बैलेंस प्रेजेंटेशन में माइनस। तो देखो सारे पॉइंट मिला दिए, अब तो सिर्फ बैलेंस निकालने का काम हो गया, वो भी मैच कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है, आपको क्या बात याद है, क्या आपको मेरी बात याद है कि हमने कैसे सीख रखा है, एक मिनट भाई, एक मिनट तू, तो सर सबसे पहले आपको टोटल करना होता है, कास्टिंग बोलते हैं जिसको, है ना, हम कास्टिंग बोलते हैं जिस बात को। तो जिसका टोटल ज्यादा आ रहा है, तो किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो सर माइनस का साइड का टोटल आ रहा है, पहला ही आइटम 88,000 है, दूसरा आइटम 58,000 है, प्लस 20,000 प्लस 4,000, तो सर ये टोटल आ रहा है 1,70,000। तो अब मेरा जो बैलेंस बच जाएगा वो इधर बच जाएगा यहाँ पे, तो कितना बैलेंस बच रहा है, 1,17,000 से ऊपर की सारी चीजें माइनस कर दो, 38, 2700, 9300 -12, तो ये बच रहा है 1,08,000। और क्योंकि माइनस कॉलम का टोटल ज्यादा है, यानी नेगेटिव चीज, अनफेवरेबल चीज का टोटल ज्यादा है, तो नेट में भी जो चीज बचेगी वो अनफेवरेबल ही बचेगी। दैट मीन्स ये जो बैलेंस निकल के आएगा ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी बात मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मतलब कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस होना चाहिए 1,08,000 का, तो ये भी आप एक बार चेक कर लो। ये देखो, अब उन्होंने ढंग से लिखा नहीं है बात कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बट फाइनल आंसर ये रहा 1,08,000 का। हाँ, वो उन्होंने अब यहाँ लिखना ही नहीं है अपने टाइपिंग में कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बट वो मैंने आपको बता दिया कि ये 1,08,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दिया, आंसर आप दोनों से भी निकाल सकते हो, लेकिन अब दिक्कत पता है क्या आएगी, अब इसी क्वेश्चन में अगर वो एक छोटे से पार्ट को एमसीक्यू में बना दे, है ना, वो बता दे, बोले क्वेश्चन व्हेन स्टार्टिंग विद एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक
और इनमें से कोई भी आइटम बोल दे, कोई भी एक ट्रांजैक्शन बोल दिया, कोई भी एक पॉइंट बोल दे यहां से, और फिर पूछे बताओ इसको क्या करना चाहिए मैं बैंक रिकंसिलिएशन में, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, या कुछ मतलब दो ऑप्शन और बना देगा, कुछ नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, या कोई भी चौथा ऑप्शन बना देगा। पॉइंट समझ आ रहा है? मेरा मेन पॉइंट है ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए। जब वो ऐड या लेस एमसीक्यू में डालेगा तो अब कंफ्यूजन है, क्योंकि प्लस माइनस अप्रोच से हम लोग कुछ और कर रहे हैं, बैलेंस प्रेजेंटेशन में उल्टा कर रहे हैं। तो अब सवाल उठा हमें ऐड सेलेक्ट करना है कि लेस सेलेक्ट करना है, तो वो ऑप्शन टिक करने के लिए आपको बच्चों बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ही ऐसी होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, प्लस माइनस जुगाड़ है, सही प्रेजेंटेशन है, एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड प्रेजेंटेशन है, आंसर भी आ जाता है। लेकिन जब वो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम बन करेगा एग्जामिनर, तो वो बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से करेगा, इसलिए आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही आंसर सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बार बार ट्रिक यही बताई है कि पहले नॉर्मल जो प्लस माइनस अप्रोच है उससे सोच लो, और फाइनल आंसर को उल्टा कर दो। बस जो चीज प्लस माइनस में माइनस हो रही है बैलेंस में ऐड होगी, जो चीज प्लस माइनस में प्लस हो रही है वो बैलेंस में माइनस होगी, उल्टा। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट ही करेगा, अगर ज्यादा कंफ्यूज करना पड़ेगा। लेकिन सीधा अगर नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सीधा ही है, दोनों तरफ से सीधा ही। चलो तो बच्चों, आई होप इस क्वेश्चन के साथ अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी कि सर अभी भी नहीं बात समझ आ रही है, ये दिक्कत हो रही है, मैंने इसलिए तसल्ली से एक क्वेश्चन आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाला दोनों अप्रोच से समझाते करा दिया। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई होप अब आपकी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम ये है कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो एक बार खुद से सॉल्व करना, बिना कहीं भी आंसर देके, बिना मेरी बातों को सुने, बिना लेक्चर देके, अपने आप जो आपको बात समझ आई है उसको अप्लाई करते खुद सॉल्व करना। एक बार आप खुद सॉल्व कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कभी आपके मन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर समझ नहीं आया, ये अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, या बीआरएस चैप्टर ऐसा है वैसा है, ये नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे। ठीक है जी, चलो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालनी है आपको। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर वैसे तो क्लास 11th में भी होता था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, लेकिन उसमें ये वाला टॉपिक नहीं होता था, जिसका मतलब टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक या अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक। सीए फाउंडेशन में बच्चे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक, और आप लोगों को पढ़ाया जाता है अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक, दोनों, लेकिन बात वही है। एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। ठीक है, चाहे आप अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक बोलो, चाहे एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बोलो। चलो तो हेडिंग डालना तो पहले मैं इसमें लिखवा लेता हूँ। और अगेन मतलब अगर आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ करोगे तो बहुत ईजी है। वही अगर जो बच्चे रटने जाएंगे कि भाई हम तो रट के ही करेंगे, उनको फिर थोड़ा सा ये भी चैलेंजिंग लगेगा, जैसे पूरा चैप्टर ही लगता है। प्लीज मेरे साथ मेरी कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, रादर देन रटने की कोशिश करने से, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है। आओ तो पहले लिखो इसमें मेरे साथ साथ, पहला फर्स्ट एरो डाल के, समटाइम्स before preparing bank reconciliation statement, we first amend, ब्रैकेट में लिखना एडजस्ट, we first amend, ब्रैकेट में लिखना एडजस्ट द कैश बुक by preparing amended cash book, by preparing amended cash book। और amended कैश बुक का ही मैं जस्ट इन केस दूसरा नाम भी लिखवा रहा हूं बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, क्योंकि सीए के बच्चे इसको एडजस्टेड कैश बुक के नाम से जानते हैं, और आप लोग अब इसको अमेंडेड कैश बुक के नाम से जानोगे, दोनों कॉन्सेप्ट लेकिन वही है, राइट। अच्छा, अमेंड करने का मतलब क्या होता है बच्चों? अमेंड करने का, तो अमेंड करने का मतलब होता है गलती ठीक करना, गलती ठीक करना। आप ऐसे एक चैप्टर में और गलती ठीक करोगे, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन वर्ड का मतलब भी होता है गलती ठीक करना, और अमेंड करने का मतलब भी होता है गलती ठीक करना। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट एरो पॉइंट में लिखना अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक
is optional when bank reconciliation statement is being prepared in between the accounting year. In between the accounting year. Full stop. इस सेम पॉइंट में however such amendment is necessary when bank reconciliation statement is being prepared on the लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज ऑन क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट पे बनाते हैं तो ये जरूरी हो जाता है, वरना ये ऑप्शनल है, मतलब मेन ये बात है। सो दैट करेक्ट बैलेंस of bank is reflected in financial statements। ठीक है, तो एक काम करता हूं, अगला पॉइंट भी लिखवा देता हूं। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट लिख के ना मेन कॉन्सेप्ट कवरेज हो जाएगी आपके पूरे टॉपिक की, और फिर मैं आपके पूरे फ्लो में बता पाऊंगा कि सारी क्या ये कथा है और क्या ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये भी लिख लो, ओनली फॉलोइंग आइटम्स आर शोन, ब्रैकेट में लिख लो एडजस्टेड, इन अमेंडेड कैश बुक। क्या क्या है वो पॉइंट, पहला लिख लो, बहुत ही सिंपल है, एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन कैश बुक, एरर्स के एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट रॉन्ग अमाउंट, या फिर एक गलती और लिख लो। वैसे तो अब क्योंकि आप बीआरएस के क्वेश्चन कर चुके तो आपको पता है कि गलतियां कैश बुक में कैसी कैसी होती हैं, बट चलो एक और लिख लो, फॉर एग्जांपल एरर इन कास्टिंग या बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक, या इन कैश बुक लिखना चाहिए। मुद्दे की बात है, कैश बुक में कोई भी गलती है तो वो आएगा। और सेकंड, ओमिशंस इन कैश बुक। ओमिशंस का मतलब क्या हुआ, अपने समझने के लिए लिख लो, वैलिड ट्रांजैक्शन जो पासबुक में आ रही है, इन पासबुक, बट नॉट इन कैश बुक, कि एक वैलिड ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बैंक वालों ने कुछ गलत सलत डाल दिया है, सही में एक ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन जो पासबुक में आ रही है कैश बुक में नहीं आ रही। इसके क्या एग्जांपल हैं, जैसे बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस काटे तो एक वैलिड ट्रांजैक्शन है भाई, गलत नहीं काटे उन्होंने, तो एक ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन वो पासबुक में आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही। इसी प्रकार से इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट जमा किया तो पासबुक में आ रहा है, वैलिड ट्रांजैक्शन है, गलत नहीं है वो ट्रांजैक्शन, सही है, लेकिन हमारे
कैश बुक में नहीं आ रहा। या फिर अभी आया था पिछले सवाल में, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो वो भी आ रहा है पासबुक में, सही ट्रांजैक्शन है, लेकिन कैश बुक में आ नहीं रहा, है ना। या फिर चेक या बिल, डिस्काउंटेड बिल लिखना चाहिए, चेक या फिर डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर्ड। बता चुका हूं मैं दोनों भी, चेक डिसऑनर्ड या डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, इसका इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी पुराने लेक्चर में बता चुका हूं। तो इससे भी बेसिकली हमारे अकाउंट से बैंक वाले कुछ पैसा काट देते हैं, क्या हमारा बैलेंस कुछ कम हो जाता है, तो ये भी एक वैलिड चीज है, लेकिन हमारे पासबुक में ही आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही, एटसेट्रा। मतलब ठीक है ना, समझ गए। तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली डालनी होती है अमेंडेड कैश बुक में, ठीक है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट, चलो मिलता इससे कनेक्टेड पॉइंट है, बट चलो इसको अगले उसमें लिख देता हूं। देयरफॉर फॉलोइंग will not be shown in amended cash book। फॉलोइंग will not be shown in amended cash book, क्या क्या, एक तो लिख लो एरर्स इन पासबुक, दूसरा लिख लो टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। क्या आगे लिख लो, these will be shown in BRS as usual। चलो, तो देखो मेन कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, यहां पे मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने समेट दिया। एक दो छोटे मोटे ऑब्वियस वाले पॉइंट्स भी लिख दूंगा भी, बट पहले इतनी बातों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आपने नोटिंग कर ली होगी। देखो, अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ऐसे ही नहीं कह रहा आपको बहलाने के लिए, सीरियसली कह रहा हूं। अगर आप इसकी गहराई समझ गए ना, अगर आप इसके पीछे की सोच समझ गए, मुझे बोलना चाहिए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है, हमने अभी तक बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर में देख लिया कि कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस होता है, उसके बीच के डिफरेंस आने के कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं। हमने इतने सारे कॉजेस को बेसिकली कैटेगराइज भी करा था, जैसे हमने टाइमिंग डिफरेंस बोला था, हमने एरर्स की बात करी थी, हमने ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात करी थी जो बैंक अपने आप कर देता है, और हमने फिर बहुत सारे आइटम्स अपने कॉन्सेप्ट में, अपने क्वेश्चंस में अभी तक के देख लिए कि बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से बैलेंस में फर्क आता है। अब हम बोलते हैं कि यार बिफोर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, अपने इन दोनों बैलेंसेस को मिलाएं, पहले चेक कर लो कि जो आप कैश बुक बैलेंस ले रहे हो, जो आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, क्या उस कैश बुक का बैलेंस सही भी है कि नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो देखो, अब आपको नहीं नोट करना, मेरी बात को बस समझना है आपको। मैंने बोला कि मोटा मोटा मानो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मानो बैलेंस एज पर कैश बुक से, कोई बैलेंस लेते हैं, फिर हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस जो भी है वो करने के बाद कौन से बैलेंस में आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं बैलेंस एज पर पासबुक में। यही काम करते हैं हम पूरी चैप्टर में, मान लो। तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आप ये देखो, ये जो कैश बुक बैलेंस आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस कैश बुक बैलेंस को आप मिला रहे हो पासबुक बैलेंस से, ये बैलेंस सही भी है कि नहीं है। सही भी है, पहले ये तो देखो भाई, ये करने से पहले ये तो देखो भाई, ये जो बैलेंस मिला रहे हो, देखो पासबुक का बैलेंस तो जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि पासबुक तो बैंक वाला बना के दे रहा है, पासबुक तो बैंक वाला बना के दे रहा है। अगर वो गलत भी बना के दे रहा है तो वो मुझे सही मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उससे मिलाना है, वो बैंक वाली की गलती है। लेकिन मेरे साइड से देखो भाई, जो चीज मेरे कंट्रोल में, अब बैंक वाला पासबुक में क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा, मेरे कंट्रोल में तो भाई है नहीं, वो बैंक वाला कर रहा है। मेरे कंट्रोल में कैश बुक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अब ये कैश बुक को चेक करो कि कैश बुक का बैलेंस सही भी है कि नहीं है। अगर ये सही नहीं है, मानो कोई गलती हो रखी है, इस कैश बुक के बैलेंस जो आ रहा है ये गलत आ रहा है, इसको सही करना चाहिए पहले, तो पहले वो सही करो, पहले इसको सही बैलेंस पे लेके आओ, फिर बाकी बीआरएस बनाते बैठना। समझ आ रही है। तो मानो मैंने बोला भाई, वैसे मैंने देखा कैश बुक का बैलेंस 1000 रुपए आ रहा है, तो चेक करो ये 1000 रुपए सही भी है कि नहीं है।
मैंने बोला नहीं यार, ये कैश बुक में 1,000 रुपए नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ गलती कर रखी थी, तो इसका सही बैलेंस 1,100 आना चाहिए। तो अब आप 1,100 पे पहले इसको लेके आओ, पहले कैश बुक में बैलेंस ठीक करो, कैश बुक को ठीक करो, और इसको 1,100 लेके आओ, और फिर इस 1,100 रुपए को अपने बैंक पासबुक से मिलाओ बीआरएस में। बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये भी इस थिंकिंग को समझ गए, फिर ये कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बचा, फिर कुछ भी नहीं है। अब ये करने के लिए मुझे करना क्या है भाई, कैश बुक का चैप्टर आप पढ़ चुके ना मेरे साथ, कैश बुक बनानी आ गई ना। कैश बुक में भी आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या मेंटेन करना, आपको किससे मतलब है इस पूरे चैप्टर में, बैंक के कॉलम से, या तो आपको बैंक बुक से मतलब है या कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है। मुद्दे की बात है कि आपको बैंक वाले कॉलम से मतलब है पूरे चैप्टर में। तो कुछ नहीं भाई, आपने अगर बोला ये 1,000 रुपए है, आपको लगा नहीं नहीं 100 रुपए की गलती है, 100 रुपए की गलती है, 100 रुपए कुछ यहाँ पे और डेबिट करना चाहिए था, तो मेरा सही बैलेंस कैरेट डाउन जो आना चाहिए था वो 1,100 आना चाहिए था। तो पहले ये वाला काम कर दो भाई, पहले कैश बुक बना के ये ठीक कर लो, जो भी आपको ठीक करना है, चीजें सही करनी है ठीक करके ये बैलेंस पहले कैश बुक के अंदर निकाल लो, फिर आगे का काम करो, इसके बाद आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। बस ये कह रहा है कॉन्सेप्ट। तो बस इसमें यही कहा, अब आप एक बार रीड करना, थोड़ा सा समझ आएगा। Sometimes before preparing bank reconciliation statement, we first amend यानी adjust the cash book by preparing amended cash book। सबसे पहले हम लोग कैश बुक को ठीक करते हैं, और ठीक करने के लिए हम लोग एक amended कैश बुक बना देते हैं। सीए वाले बच्चे इसी को एडजस्टेड कैश बुक बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो भाई, इसका क्रक्स वही है, मतलब वही है। तो पहले आप amended कैश बुक बनाओ, इसमें बैलेंस गलतियों को ठीक करो भाई, कोई चीज अगर आपको लगता है डेबिट करनी है तो डेबिट करो, कोई चीज आपको लगता है क्रेडिट करनी है तो क्रेडिट करो, और फिर सही बैलेंस निकालो, फिर आगे का काम करो। बस ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। अब क्या सर हमेशा ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले कैश बुक अमेंड करनी चाहिए? तो मैं आइडियली तो ये बोलूंगा कि देखो, एडवाइसेबल तो ये है कि आप कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, पहले अपनी कैश बुक ठीक कर लो, पहले इंश्योर कर लो कि कैश बुक का बैलेंस एकदम सही आ रहा है, फिर बैलेंसेस को मिलो। तो आइडियली तो एडवाइजेबल ये है कि भाई हमें हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले अपनी कैश बुक को सही लेके आना है, यानी अमेंड करना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या बात है, देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा कि अगर मानो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है, तो अगर आप साल के बीचों बीच कोई भी रैंडम डेट पे बीआरएस बना रहे हो, मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये कोई डेट लेता हूं 31 अक्टूबर, तो अगर जो आप साल के बीच में कोई रैंडम डेट पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते बैठे हो, तो फिर ये अमेंडमेंट करना अभी ऑप्शनल है, क्योंकि आपके पास अभी साल पूरा पड़ा है, बाद में भी गलती ठीक कर सकते हो। गलती आपकी इसी दौरान होगी ना, तो आप बाद में भी गलती ठीक कर सकते हो, आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, गलती ठीक करने का आपके पास बाद में भी टाइम मिल जाएगा आपको। तो इसलिए यहां पे गलती ठीक करना ऑप्शनल है। हाँ, एडवाइजेबल तो ऑब्वियसली रहेगा भाई, हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि अगर कोई गलती है तो आपकी गलती पहले ठीक हो जानी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन यह अभी तक ऑप्शनल है। तो हमने यही बोला कि अगर आप अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक जो करना चाहते हो, वो तब करना चाहते हो, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हमारी साल के बीच में कभी किसी डेट पे पड़ रही, तो वो अमेंडमेंट करना अभी आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास बाद में भी मौका मिलेगा, बाद में भी गलती ठीक कर सकते हो। परंतु खुद सोचो, अगर आप 31 मार्च जैसी क्रूशल डेट पे बीआरएस बना रहे हो, ऐसी डेट जिस डेट के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, पीएनएल वगैरह बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स तैयार करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, जो आपका साल का आखिरी दिन है भाई, जिसके अगले दिन से नया साल शुरू हो जाएगा, नाउ दिस इज अ क्रूशल डेट, ये जरूरी डेट है। अब इस डेट पे आपको बहुत सारे काम करने, इंक्लूडिंग आपको सही सही अपने फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट बनाने। तो अब यहां पे भाई एडवाइजेबल नहीं रहा, यहां पे चीज ऑप्शनल नहीं रही, अब तो आपको अमेंडमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बीआरएस नहीं बनाना आपको, सिर्फ खाली बीआरएस नहीं बनाना इस डेट पे, इस डेट पे आपको बहुत सारे काम करने हैं। आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक बैलेंस दिखाओगे, तो भाई जरूरी है ना कि बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस हम दिखा रहे हैं वो सही बैलेंस हो। अगर आपकी बैलेंस ही गलत आ रहा है तो जरूरी है ना पहले उस बैलेंस को सही करो। तो इसलिए हमने बोला अगर आप क्लोजिंग डेट पे, बैलेंस शीट वाली डेट पे, अकाउंटिंग ईयर के एंड में बीआरएस बना रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, तो फिर ये जरूरी हो जाता है। तो यही बात लिखी, हाउएवर सच अमेंडमेंट इज नेसेसरी व्हेन बीआरएस इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट पे, सो दैट, क्यों, सो दैट करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, पढ़ा है ना आपने ये,
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर। तो अगर आपके बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस ही गलत आएगा तो हाउ इज इट ट्रू एंड फेयर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना, रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल। तो अगर आपका बैंक बैलेंस ही गलत है तो हाउ विल यू से कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है? इसलिए ये आपके लिए बच्चों जरूरी हो जाता है। तो अमेंडेड कैश बुक बनाना ऑप्शनल है अगर आप साल के बीच में कभी बीआरएस बना रहे हो, लेकिन अगर आप बीआरएस क्लोजिंग डेट पे बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले दिन बना रहे हो, अकाउंटिंग ईयर के एंड में बना रहे हो, जैसे 31 मार्च हो गया, या हो सकता है आपकी क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर होती हो, तो ऐसी डेट पे अगर आप बना रहे हो तो फिर आपके लिए अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाता है। समझ आ गई बात? तो पहले मेन बात तो हमें क्लियर हो गई। अब सर अमेंडेड कैश बुक में डालना क्या है, हमें कौन सी चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी है अमेंडेड कैश बुक में? तो सिर्फ दो चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी है भाई हम। अगर हमने अपनी कैश बुक में कोई गलती कर रखी है, हमसे जो गलती हो रखी है, हमारी किताबों में अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करना है। बैंक वालों की गलती नहीं करनी, क्योंकि बैंक वालों की गलती वो उनके ऊपर है। भाई बैंक वाले पासबुक में अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में थोड़ी, भाई जो चीज हमारी कंट्रोल में वो ठीक करनी है। पासबुक थोड़ी हम ठीक कर सकते हैं, पासबुक में क्या कभी आप खुद एंट्री कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो तो बैंक का ही काम है। तो हमें अपनी गलती ठीक करनी है। तो अगर हमने अपनी कैश बुक में कोई गलती कर रखी है कि भाई ट्रांजैक्शन गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में याद होगा, डिविडेंड जो आया था हमने उसको ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया था, अब वो हमारी गलती है, तो उस गलती को ठीक करना है। या फिर कभी कभी हम लोगों की टोटलिंग की गलती हो जाती है कि भाई हम क्रेडिट साइड का टोटल गलत कर दिया, डेबिट साइड का टोटल गलत कर दिया, ऐसी कोई भी गलती होगी, कोई ट्रांजैक्शन को डबल रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको ठीक करना है। साथ ही साथ दूसरा क्या करना है, अगर आपने कैश बुक में एक कोई वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करी, ओमिट कर रखी है, कि कोई ट्रांजैक्शन जो वैलिड डेट पे हो गई बस उसको नहीं रिकॉर्ड कर रखा, तो वो आपको नहीं करना, मतलब वो आपको करना है, मतलब वो भी ठीक करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में आपको दिखेगा भी, एरर्स के अंदर ना ओमिशंस भी इंक्लूडेड होता है। ओमिशंस मतलब कोई चीज छूट जाना, तो ओमिशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एरर ओनली, कि अगर आपने कैश बुक में कोई ओमिशन ही कर रखी है, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो वो भी एक गलती ही है, तो वो भी एक प्रकार की गलती है। तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करी, कोई वैलिड ट्रांजेक्शन जो आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए आइडियली बट नहीं करी, तो वो भी आपको अमेंडेड कैश बुक में डालना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया ना कि बैंक चार्जेस है, भाई अब हो गए ना, बैंक चार्जेस कटे हैं ना अकाउंट से, तो ये आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। या इंटरेस्ट आया बैंक में, वो है ना आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आया है ना, तो भाई आपको डालना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है, जो वैलिड ट्रांजेक्शन जो आपकी कैश बुक में आनी चाहिए नहीं आ रही, उनको आपको अपने अमेंडेड कैश बुक में डालना है। क्या नहीं डालना? एक तो टाइमिंग डिफरेंस नहीं डालना। टाइमिंग डिफरेंस मतलब वही होता था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब वो कोई गलती नहीं है भाई, टाइमिंग डिफरेंस इज नेवर अ मिस्टेक, वो एरर नहीं आती, वो किसी की भी गलती नहीं, बैंक की भी गलती नहीं है। अब चेक हमने इशू कर दिया, भाई वैलिड चेक है, पेमेंट के लिए इशू किया, तो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक वालों के पास अभी तक वो चेक आया ही नहीं, बैंक वालों के पास चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने नहीं रिकॉर्ड करा। उन्हें क्या पता भाई हमने चेक काट के दिया किसी को, उनको थोड़ी सपना आएगा, जब तक उनके हाथ में चेक नहीं आएगा बैंक को क्या पता। तो अगर बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं करा पासबुक में क्योंकि उनके पास चेक आया ही नहीं, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो टाइमिंग डिफरेंस तो बिल्कुल भी आपको अमेंडेड कैश बुक में डालने की जरूरत नहीं। और दूसरी क्या चीज नहीं डालनी है आपको, अगर पासबुक में कोई गलती हो रखी है, कि मानो रिकॉर्डिंग करने में पासबुक में गलती है, बैंक वालों ने गलती कर रखी है, तो फिर वो भी आपको अमेंडेड कैश बुक में नहीं डालना। अमेंडेड कैश बुक का मतलब ही क्या है, कि कैश बुक को आप ठीक कर रहे हो, जो गलती कैश बुक के अंदर हुई है उसको ठीक कर रहे हो। जो गलती कैश बुक में हुई नहीं उसको थोड़ी ठीक करोगे, जो गलती पासबुक में गलती हुई है उसको थोड़ी ठीक करोगे। समझ आ गई बात? तो जो गलती हमसे हुई है, हमारे अकाउंटेंट से, हमारे कैशियर से हुई है, उसको ठीक करना। क्लियर हो गया? इसलिए ये दो मेन चीजें आपके अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगी। तो सर ये कहां जाएगी? ये फिर नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी। समझ आ गया? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन अभी कराता ही हूं, कराने वाला हूं मैं आपको, तो उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पे टूटने से पहले लास्ट कुछ पॉइंट आपको लिखवाने हैं। अब ये देखो कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं होगी, तो इसमें लिखना पहले एरो में, मतलब नेक्स्ट एरो में, आइटम्स शोन इन amended cash book are not shown in BRS.
बहुत ही बच्चों कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, मतलब वैसे तो मुझे लिखवाना भी नहीं चाहिए, फटाफट बता देता हूं कि कोई चीज अगर आपने इमिडिएट कैश बुक में डाल दी, फिर उसको बीआरएस में नहीं डालने की जरूरत। भाई जब जो चीज आपने एडजस्ट ऑलरेडी कर दी कैश बुक के अंदर, तो फिर अब थोड़ी वो डिफरेंस का पॉइंट बचा, फिर वो डिफरेंस थोड़ी रहा उसकी वजह से, फिर वो बीआरएस में थोड़ी आ जाएगा। मानो कोई एरर इन कैश बुक है, अभी तक हम लोग कैश बुक के एरर को भी बीआरएस के अंदर डालते थे। पिछले क्वेश्चन को रेफर कर लेना, डिविडेंड वाला पॉइंट था, या जो भी ओमिशन वगैरह होती थी, बैंक चार्जेस वगैरह, वो भी हम बीआरएस में डालते थे। बट अगर वो आपने अब कैश बुक के अंदर ही एडजस्ट कर दिया, तो आपने उसको ऑलरेडी ठीक कर दिया, फिर वो बीआरएस में नहीं आएगा। समझ आ गई? अच्छा, और दूसरी बात, when amended cash book is prepared, then starting point of BRS will be the balance as per कैश बुक। ठीक है, यानी कि अगर आपने अमेंडेड कैश बुक बनाया, उसमें कैश बुक का सही बैलेंस निकाला, फिर जरूरी हो जाता है कि फिर हम उसी कैश बुक बैलेंस से अपनी बीआरएस की स्टार्ट करें, मतलब एक सही डायरेक्शन में जाए। ये नहीं कि हम ये निकाल रहे हैं फिर कूद के उधर जा रहे हैं और फिर इधर वापस आ रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं हमें कैश बुक का बैलेंस दिया, हमने पहले इसको ठीक कराई, हम यहां से इस डायरेक्शन में चले, हमने कैश बुक को पहले अमेंड करा और फिर हमने सही बैलेंस निकाला। मैंने बोला हमने अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकाला। अब अगर आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो यही डायरेक्शन पकड़ के चलो। अब आप यहीं से आगे चल के अपनी पासबुक के बैलेंस में आओ। ये मत करो कि पहले आपने यहां तक कर लिया अमेंडेड कैश बुक तक, फिर सडनली बीच में यहां छलांग मार दी और फिर इस डायरेक्शन में आने लग गए वापस उल्टा। ये मत करो। इसलिए मैंने बोला कि अमेंडेड कैश बुक बना ली ना, तो अब बीआरएस को स्टार्ट कैसे करोगे? अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस ही करोगे। ठीक है, तो फटाफट से समझ आ गई? पहले अमेंडेड कैश बुक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार मैं क्विकली आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। चलिए, तो पेज नंबर 76 पे आइएगा बच्चों। पेज नंबर 76 पे इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फुल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कैश बुक ऑफ मेसर्स आदर्श ट्रेडिंग, हमारा नाम आदर्श ट्रेडिंग है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। तो सितंबर महीने की आपको कैश बुक की समरी दे रखी है। दिस इज जस्ट अ समरी, पूरी कैश बुक नहीं दी है, समरी दी है। अभी अंडरस्टूड है कि ऑफकोर्स ये बैंक कॉलम हुआ, आप क्वेश्चन वाला लिखेगा नहीं बैंक कॉलम, अंडरस्टूड है कि ये बैंक कॉलम है। ठीक है, तो कह रहा है देखो, ओपनिंग बैलेंस 1 सितंबर 2021 को था ये, फिर पूरे सितंबर के महीने में टोटल इतनी रिसिप्ट्स हुई, तो ये डेबिट में डाल रखी है। टोटल सितंबर के महीने में इतनी मेरी पेमेंट्स हुई, तो ये क्रेडिट में डाल रखी है। सब कर आने के बाद मानो 30 सितंबर 2021 को जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो 960 रुपीज आ रहा है। तो मेरे लिए पूरे सवाल में जो मुद्दे का अभी बैलेंस है वो 960 है। अब ओपनिंग क्या था, क्या रिसिप्ट पेमेंट्स डाली, ये मतलब नहीं है हमारे लिए। मतलब क्या है कि एज ऑन 30 सितंबर मेरे कैश में बैलेंस आ कितना रहा है, 960 रुपीज। बाकी की सारी चीजें मेरे लिए इररेलीवेंट है। ठीक है, कह रहा है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड। तो अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रहा है, पहले मेन रिक्वायरमेंट पढ़ लो। सबसे पहले कह रहा है शो व्हाट एडजस्टमेंट्स विल यू मेक इन द कैश बुक। तो देखो मैंने बोला था ना, एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, अमेंडमेंट को एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो देखो मैंने इसलिए आपको पहले लिखवा दिया, चाहे अमेंडमेंट बोलो चाहे एडजस्टमेंट बोलो, बात वही है। तो कह रहा है कि कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट्स करोगे आप, मतलब वही अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक के बारे में पूछ रहा है। और फिर प्रिपेयर करो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2021। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार क्विकली फटाफट फटाफट पॉइंट्स पढ़ते हैं और मैं यहाँ पे लिखता रहता हूं, मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए अमेंडेड कैश बुक का। तो हम लोग फटाफट साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे कि कौन से पॉइंट को डालना है अमेंडेड कैश बुक में। जो आएगा उसको टिक कर देंगे, जो नहीं आएगा उसको क्रॉस कर देंगे। लॉजिक और रीजन के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे बस। ठीक है, ये काम आ गया तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म। लास्ट कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। तो जैसे फर्स्ट पढ़ना, बैंक चार्जेस ₹35 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। एक बैंक चार्जेस हमने कैश बुक में नहीं डाले, तो ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन मैंने कैश बुक में नहीं डाली, तो दिस इज ओमिशन इन कैश बुक।
तो सर ये अमेंडेड कैश बुक में आएगा, क्योंकि ये ओमिशन है। सिमिलरली अ चेक ऑफ 47 इशूड टू सप्लायर वाज एंटर्ड बाय मिस्टेक एज अ रिसिप्ट इन द कैश बुक। आहे तौबा, हमने एक चेक पे करा किसी सप्लायर को, तो उसको तो हमें अपनी कैश में पेमेंट दिखानी चाहिए थी, हमने गलती से उसे वो रिसिप्ट दिखा दिया। तो गलती कहां हुई? गलती हुई ना कैश बुक में, गलती हुई, क्लियरली गलती कहां हुई है? कैश बुक में हुई है। तो सर ये भी अमेंडेड कैश बुक में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 18 रुपीज वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज रेफर टू ड्रॉर बट इट इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो ऐसा ही समझ लो कि चेक में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए बैंक वालों ने हमें चेक वापस कर दिया। तो बैंक वालों ने जब चेक वापस करा, हमने तो क्या किया होगा भाई, देखो चेक जमा करते हम तो बैलेंस बढ़ा देते उछल उछल के कि चेक आ गया बैलेंस बढ़ा दो, लेकिन बैंक वालों ने वो चेक वापस कर दिया। तो असली में बैंक वालों ने बैलेंस नहीं बढ़ाया। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओमिशन। ये भी ओमिशन है कि चेक वापस हो गया तो अमाउंट हमें काट देना चाहिए था, हमें हटा देना चाहिए अमाउंट अपनी कैश बुक से, बट हमने नहीं हटाया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ओमिशन बोल लो चाहे एरर बोल लो, ये भी अमेंडेड कैश बुक में आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर कहता है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2021 शुड हैव बीन 1470। लो जी, यहां पे जो ओपनिंग बैलेंस 1407 था, ये कह रहे हैं 1407 नहीं होना चाहिए था, ये 1470 होना चाहिए। मतलब ये भी गलती कहां पे है? ओपनिंग बैलेंस की गलती भी कैश बुक में है, तो ये भी अमेंडेड कैश बुक में आएगा। फिर कह रहा है चेक्स पेड टू सप्लायर 214, 370, 30 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या है सर? ये तो टाइमिंग डिफरेंस है कि चेक इशू करा है, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो ये कोई गलती वलती नहीं, ये सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। तो इसीलिए बच्चों ये आपके अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा, ये इसका मतलब सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ 1542 ऑन 30 सितंबर वर क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2 अक्टूबर। ये भी टाइमिंग डिफरेंस है कि चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन वो 30 सितंबर तक क्लियर नहीं हुआ, वो 2 अक्टूबर को जाके क्लियर हुआ। राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइमिंग डिफरेंस। तो ये भी अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा, ये भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। उसके बाद बैंक चार्जर चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग 72। इसका क्या मतलब है? मतलब समझ लो ताकि हम लोग क्वेश्चन से फटाफट कर पाएंगे। वो कह रहा है कि बैंक ने गलती से किसी और का चेक हमारे अकाउंट से काट दिया, किसी और ने 72 रुपीज का चेक पे करा होगा, इशू करा होगा। बैंक को हमारे अकाउंट से नहीं काटना था, दूसरे कस्टमर के अकाउंट से काटना था। गलती से उन्होंने नालायकों की तरह हमारे अकाउंट से काट दिया। तो ये गलती है, लेकिन किसकी गलती है? क्या ये कैश बुक में गलती है? नहीं, ये तो पासबुक की गलती है। बैंक ने गलती करी तो मतलब पासबुक में गलती है। तो गलती है, नो डाउट एरर है, लेकिन कहां एरर? पासबुक में है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या पासबुक की एरर अमेंडेड कैश बुक में आएगी? नहीं, वो भी बीआरएस में ही जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बता रहा है कि बैंक स्टेटमेंट का के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 124 रुपए का, आने दो। ये तो हम बीआरएस बना के वैसे भी लेंगे। और मैंने आपको यही बताया कि जब अमेंडेड कैश बुक बना रहे तो हमारे लिए क्या सही है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से ही रखें, पासबुक से नहीं रखे। हालांकि इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस भी गिवन है, बट आप पासबुक से मत शुरू करो, आप कैश बुक से शुरू करो। बन गया ना क्वेश्चन सिंपल। अब क्या बचा? सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बची, मेहनत बची। आओ तो इलस्ट्रेशन नंबर 31। तो पहले हम बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक। तो पहले तो भाई जो क्वेश्चन वाले ने बैलेंस दे रखा है 30 सितंबर का, वो डाल दो। तो क्वेश्चन वाले ने 30 सितंबर का बैलेंस कितना दे रखा है? ये रहा, जो मैंने आपको बताया भी था, जो हमारे लिए मुद्दे का बैलेंस है वो है 960। अब बस अमेंडेड कैश बुक में वो चीजें जो भी कैश बुक बढ़ा रही है उसको डेबिट में डालना है, जो भी चीज कैश बुक को कम करेगी उसको क्रेडिट में डालना है। यही तो है भाई कैश बुक में। जब भी कैश या बैंक बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। सिंपल फंडा लगाना है। चलो आओ अब पढ़ते हैं वापस से फटाफट से। तो कह रहा है कि एक पेमेंट है बैंक चार्जेस की जो कैश बुक में नहीं डाली, तो आप पेमेंट दिखानी है कैश बुक में, तो हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे बाय बैंक चार्जेस 35। उसके बाद नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 47 रुपीज इशूड टू सप्लायर वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द रिसिप्ट साइड। ये अच्छा पॉइंट है। वो कह रहा है कि मेरे को अपनी कैश बुक 47 से कम करनी चाहिए थी,
जबकि मैंने 47 रुपीज से बढ़ा दी। रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट को अगर रिसिप्ट की तरह दिखा दिया तो आपको जहां 47 कम करना चाहिए था वहां आपने 47 बढ़ा दिया। तब ठीक करने के लिए आपको कैश बुक तो कम करनी है, कैश बुक तो कम करनी है भाई। रिसिप्ट को मतलब पेमेंट को अगर रिसिप्ट दिखा रखा है तो आपको सही करने के लिए उसको कम करना पड़ेगा, कैश बुक का कम करना पड़ेगा। लेकिन कितने अमाउंट से, डबल अमाउंट से करना पड़ेगा। समझो बात को, आपने क्या करा, देखो ऐसे समझना, ये मैं इसको 0 पॉइंट बोलता हूं, ये पेमेंट है, आपको यहां पे 47 रुपीज की पेमेंट दिखानी थी, यहां से यहां आना था, लेकिन गलती से आपने, ये रिसिप्ट है, आपने यहां पे 47 रुपीज की रिसिप्ट दिखा दी, आप गलती से यहां आ गए। तो अब आपको यहां से पूरा यहां जाना है। तो पहले आप 47 यहां तक जाओगे, फिर 47 यहां तक जाओगे, मतलब आप दो दो बार 47 से कम करोगे अमाउंट को। आप 47 से दो दो बार अमाउंट को कम करोगे, तो डबल अमाउंट से कम होगी कैश बुक, कम होगी तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा, और डबल अमाउंट से होगी। समझ आ गया? तो बस ये डाल देते हैं। तो पेमेंट करी होगी हमने सप्लायर को, क्रेडिटर को, जो भी है भाई पार्टी, जिस भी पार्टी को पे करी होगी, तो उसका नाम लिख देते हैं। और यहाँ पे 47 यानी 94 रुपीज हमें कम करना है। समझ आ गया? ठीक है। फिर कह रहा है चेक ऑफ 18 वॉज रिटर्न बाय बैंक एज रेफर टू ड्रॉ बट इट इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओमिशन है, सिंपल ओमिशन है कि 40 नहीं, कितने रुपए, 18 रुपीज का चेक था, हाँ 18 रुपीज का चेक वापस आ गया, तो हमें अपनी कैश बुक कम कर देनी चाहिए 18 रुपए से, तो कर देते हैं। तो भाई जिस भी कस्टमर का आया होगा, जिस भी नालायक कस्टमर का वापस आया होगा चेक, उसका नाम लिख देंगे, 18 रुपए से कम कर देंगे, सिंपल। उसके बाद 1470 रुपए का बैलेंस हम 1407 रुपए पे लेके आए। ये भी थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है कि 1470 का बैलेंस था, लाए हम 1407 पे। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं 63 रुपीज से कम बैलेंस लेके आए, हम 63 रुपीज का कम बैलेंस लेके आए। तो इसका मतलब मुझे अपनी कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा 63 रुपीज से। क्यों? क्योंकि 63 रुपीज से बैलेंस मेरा कम आ रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस जब कम आया तो मेरा फाइनल बैलेंस भी कम ही आ रहा होगा 63 रुपीज से। तो कैश बुक को 63 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या लिखोगे, मतलब कहां डालोगे, डेबिट में डालोगे। तो बस टू एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, ये लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि दूसरे साइड क्या गलती है हमें पता तो है नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मुझे अपना 63 रुपीज से कैश बुक बढ़ाना है, तो ये मैं 63 रुपीज डाल दूंगा। बस बाकी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके कि बीआरएस में आएंगे, इसमें तो आएंगे नहीं। तो पहले अब आप सही बैलेंस निकाल लो। तो सही बैलेंस क्या आएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो बस निकाल लो। तो इसका टोटल आ रहा है 1023, तो -35 -94 -18, तो ये आ रहा है 876। तो इसका मतलब आपका सही बैलेंस कितना है कैश बुक के हिसाब से, 876, ये आपका सही बैलेंस होगा। अब क्या है, अब बीआरएस बना लो, बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर 2021। ठीक है, तो अब मैं लाइनें वाइनें खींच नहीं रहा, मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मेट तो बता ही चुका हूं, सीधा लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, प्लस माइनस से यहां कर देता हूं। बैलेंस प्रेजेंटेशन तो आप सीधा सीधा कहां से देख सकते हो, सीधा सीधा आप देख सकते हो अपनी बुक के आंसर से। ठीक है, तो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कितना है 876। अब बाकी चीजों को प्लस माइनस करते हुए चलो बीआरएस वाले पॉइंट्स को। तो पहला टाइमिंग डिफरेंस था चेक पेड इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक कम कर दी लेकिन पासबुक नहीं कम करी, तो अब इसको क्या करोगे, ये भी बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, प्लस कर दोगे। राइट हैंड को अब लेफ्ट हैंड तक मिलाना है आपको, क्योंकि आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हो। तो यहां लिख लो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, टोटल मार दो, तीनों का टोटल कर दो, अलग अलग नहीं लिखना, टोटल लिख लो। 214 प्लस 370 प्लस 30, तो ये हो गया 614। तो ये प्लस आइटम में, चलो उसके बाद फिर है
अगला भी वही था, चेक डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ। कितने का चेक है सर? 1542 रुपीज का चेक है। तो चेक हमने डिपॉजिट किया होगा तो चेक बढ़ा दिया होगा, मतलब कैश बुक बढ़ा दी होगी, पासबुक बढ़ी नहीं क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ। तो कैश बुक से पासबुक में आना है तो राइट हैंड को क्या करना है? नीचे करना है, माइनस करना है 1542 से। आओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, $1542। चलिए फिर नेक्स्ट, जी पॉइंट। बैंक ने 72 रुपीज से हमारा अकाउंट कम कर रखा है पासबुक में, तो पासबुक 72 से कम हो रखी है, कैश बुक तो कम नहीं हुई 72 से। तो अब हमें कैश बुक से अगर पासबुक पे आना है तो मुझे कैश बुक पे को भी एक प्रकार से कम करना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड को नीचे करना पड़ेगा, तो ये भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो चेक wrongly charged by बैंक, तो ये बैंक की गलती है, इसलिए हमने कैश बुक में नहीं डाला क्योंकि बैंक की गलती है। अभी इसमें हम बीआरएस में सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे पासबुक से बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है, ये भी डाल दिया, बस 42 नहीं था, सॉरी वो 72 था, मैंने 42 डाल दिया बस। उसके बाद तो बैलेंस उसने क्वेश्चन में पासबुक का ही बता रखा है, तो वो तो हम टैली कर लेंगे, देख लेते कि हमारा आंसर बुक के आंसर से सही आ रहा है कि बैंक ने बोला हुआ है, बुक वालों ने बोला हुआ है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस आना चाहिए। तो अपने हिसाब से पहले चेक कर लो। तो ये तो मुझे दिख रहा है सर माइनस का टोटल ज्यादा आ रहा है, 1542 प्लस 72, तो माइनस का टोटल ज्यादा आ रहा है 1614। इसमें से -876 किया, -614 किया, तो ये बच रहा है यहाँ पे 124। तो सर माइनस का टोटल प्लस के टोटल से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि कोरिस्पॉन्डिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि माइनस ज्यादा है प्लस से, तो नेट में बैलेंस माइनस ही होगा। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 124। तो क्वेश्चन वाले ने क्या यही बैलेंस बताया था? चेक कर लो। हाँ सर, क्वेश्चन वाले ने यही बताया था, 124 का बैलेंस। तो ये देखो बुक के बैलेंस से हमारा मैच भी कर गया। बाकी अगर यही आप बैलेंस प्रेजेंटेशन से करना चाहो तो देखो यहाँ तो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस सही आ रहा है 876, हमारा भी यही आया था 876 यहाँ पे। और बाकी आप फिर बीआरएस में बैलेंस प्रेजेंटेशन से यहां से चेक कर लो, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फेवरेबल बैलेंस था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फेवरेबल बैलेंस था। तो अब सीधा सीधा ही है, जो चीज हमने प्लस आइटम में लिखी है वो उन्होंने ऐड कर रखा है। देखो ये 614, और भी कुछ ऐड किया था क्या हमने? बुक वालों को तो समझ ही नहीं आता, नहीं और कुछ नहीं था। तो बस ये 614 हमने प्लस आइटम में लिखा था तो ऐड कर दिया, और ये दोनों चीजें हमने माइनस आइटम में लिखी तो ये माइनस हो गई। यहाँ पे अब सीधा चलना है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फेवरेबल बैलेंस है। बस आंसर आ गया 124 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब बुक बैलेंस प्रेजेंटेशन में कैसे पता लगेगा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? क्योंकि आप इसमें ये प्लस करना, ये माइनस करोगे तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा, इसलिए हमें पता लग गया कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। इसी कारण से प्लस माइनस प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर रहती है और हर चीज, हर सिनेरियो को बहुत क्लियरली दिखा देती है। समझ आ गया? तो वो क्लियर हो गया आपका अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट, बीआरएस का कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपकी बुक में और है, एक क्वेश्चन बुक में और है, इलस्ट्रेशन नंबर 30, ये भी वही है। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है कैश बुक को अमेंड करके। तो वही पॉइंट है भाई, वही पॉइंट है, आपको चेक करना है। अगर एरर इन कैश बुक है या कैश बुक का ओमिशन है तो अमेंडेड कैश बुक में डाल देना। अगर टाइमिंग डिफरेंस है या पासबुक की गलती है तो फिर उसको बीआरएस में डाल देना, कहानी खत्म। तो एक बार मैं यहीं से आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं बच्चों, क्योंकि आप मेन पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000। तो अब स्टार्टिंग बैलेंस हमारा बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का, ठीक है। तो देखो इसलिए ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस अब हमने क्रेडिट में डाला 5000 रुपए कैश बुक में, क्योंकि ये लाइबिलिटी का बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में डाला। अब चेक कर लेते हैं, चेक ऑफ 2400 रुपए इशूड बट नॉट इन कैश बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स होगा कि क्या होगा? कस्टमर्स नहीं होगा ना वर्ड, जो भी है ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो ये जो 2400 रुपए आएगा ये सीधा आपके अमेंडेड कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, वो सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा, चेक इशूड बट नॉट इन कैश। तो ये गलती ठीक कर देना बच्चों, कस्टमर नहीं होगा,
ठीक है, कस्टमर को थोड़ी चेक पे करेंगे हम लोग, सप्लायर को करेंगे। तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कि भाई हमने सप्लायर को चेक दिया होगा बट उसने अभी कैश नहीं करा, मतलब वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हाथ हाथ में लाओ भाई। देखो बुक वाले हमेशा बैलेंस प्रेजेंटेशन से चलेंगे, लेकिन आपको नॉर्मल सोचना है। आप बोलो कि भाई चेक इशू करा तो कैश बुक कम कर दी, पासबुक कम नहीं करी, तो सीधा सीधा चलेंगे तो हमें राइट हैंड ऊपर करना है, यानी ये प्लस में आएगा। तो प्लस माइनस में तो ये प्लस के अंदर आएगा, लेकिन बैलेंस में उल्टा चलेगा, माइनस में आएगा। बैलेंस में उल्टा आ जाएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये ओवरड्राफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा होगा बैलेंस, जो बाद में स्टार्ट होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बीआरएस में आएगा सीधा। मैं सीधा लिख देता हूं कि बीआरएस में आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, ये भी बीआरएस में आएगा। कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये ओमिशन है। नाउ दिस इज ओमिशन, तो ये कैश बुक में आएगा। देखो 100 रुपए क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, बैंक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगेन ओमिशन है, फिर ये अमेंडेड कैश बुक में आएगा। देख लो ये आ गया बैंक इंटरेस्ट 300। इसके बाद चेक्स डिसऑनर डेबिटेड बाय बैंक नॉट इन कैश बुक 400 रुपए। तो सर ये भी ओमिशन है भाई, कि चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक ने अब बैलेंस हमारा कम करा, वैलिड ट्रांजैक्शन हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो दिस इज ऑल्सो ओमिशन। ये भी देखो कैश बुक में आएगा 400 रुपए, ये आ रहा देखो 400 रुपए चेक डिसऑनर। उसके बाद इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, अगेन ओमिशन है भाई, ओमिशन है। वैलिड ट्रांजैक्शन है, बैंक में पैसा आया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये ओमिशन है, तो ये भी कैश बुक में आएगा। बस अब ये डेबिट में आएगा क्योंकि इंटरेस्ट मिला है, तो कैश बुक बढ़ गई, बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये डेबिट में 400 आएगा। तो हमारा सही ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का निकल के आ जाएगा 5400। उसके बाद तो बस वही बात है भाई, अब आपका नॉर्मल बीआरएस का क्वेश्चन हो गया। दो टाइमिंग डिफरेंस है किनके, बस दो टाइमिंग डिफरेंस है इसमें, जो आपको बीआरएस में डाल देना। सीधे सीधे टाइमिंग डिफरेंस है, एक है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। बस पॉइंट क्लियर हो गया। तो बाकी अब इस सवाल को आप होमवर्क में कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको खुद करना ही है। तो आई वुड सजेस्ट आज जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, करवाए, डिस्कस करे, वो आपको होमवर्क में अपने आप एक बार करने हैं। तो मेरे साइड से अब फाइनली बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, और ये पूरा आपका जो बड़ा चैप्टर चल रहा था कैश बुक, बैंक बुक एंड बीआरएस, ये भी अब पूरा बड़ा चैप्टर हमारा इस लेक्चर के साथ समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको बच्चों ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, अगर ये आपको सारी बातें मेरी समझ आई, तो इसको लाइक कर देना, लेक्चर लाइक कर देना, वीडियो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आप ढेर सारे अपने कमेंट डाल सकते हैं, मेरे से आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।